Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी का टेस्ट नंबर 12वां लेकर आया हूं। 30 प्रश्न लाजवाब प्रश्न मिलने वाले हैं। 15 प्रश्न आपको यहां ग्रामर के मिलेंगे, 15 प्रश्न आपको यहां टीचिंग मेथड के मिलेंगे। तो बिल्कुल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टेस्ट को। देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो साथियों, पहला जो क्वेश्चन आता है वो है, लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। तो साथियों, इसका राइट आंसर बताइए। मित्रों, इसका जो राइट आंसर आता है वो है बहुव्रीहि। ठीक है, लंबोदर का मतलब है लंबा है उदर, जिसका उदर मतलब पेट, तो अर्थात इसका तीसरा अर्थ निकलता है गणेश। ठीक है, और जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है उसमें कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। इस प्रकार इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न है, इनमें से हर्ष का विलोम क्या होगा? प्रसन्नता, विक्षोभ, विषाद और विद्रोह है। तो साथियों, ये देखना है कि जो हर्ष शब्द है इसका विलोम पूछ रहा है आपसे। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो आता है विषाद। ठीक है, हर्ष का मतलब प्रसन्नता से लिया जाता है, विषाद का मतलब दुख से लिया जाता है। तो इस प्रकार इसका तीसरा विकल्प सही होगा। प्रसन्नता तो खुद इसका एक पर्यायी शब्द है, और विद्रोह है तो अलग हो जाता है, विक्षोभ भी अलग हो जाता है। तो मित्रों, इसका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, इनमें लोकोक्ति कौन सी है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। आपको ये देखना है कि कौन से विकल्प में लोकोक्ति है। लुटिया डुबोना, मूछों पर ताव देना, खोदा पहाड़ निकली चुईया और उल्टी गंगा बहाना। तो साथियों, राइट आंसर बताइए। मित्रों, इसका जो राइट आंसर आता है वो है खुदा पहाड़ निकली चुईया। ये लोकोक्ति का अर्थ है। बाकी के जो 3 विकल्प है ये तीनों विकल्प मुहावरे के हैं। तो साथियों, इस प्रकार इसका तीसरा विकल्प सही है। ये क्या है? एक लोकोक्ति है। चलिए नेक्स्ट चौथे प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। चौथा प्रश्न है, जो वस्तु कठिनाई से प्राप्त हो उसके लिए उपयुक्त क्या है? कीमती, दुर्लभ, दुर्जेय और दुर्गम। तो साथियों, राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा चौथे विकल्प में? मित्रों, इसका जो राइट आंसर आता है वो है दुर्लभ। ठीक है, जो वस्तु कठिनाई से प्राप्त होती है उसको कहा जाता है दुर्लभ। दुर्गम तो मतलब है जहां जाना बहुत ही कठिन हो। कीमती का मतलब यूं नहीं है, कीमती का मतलब जिसकी कीमत ज़्यादा हो। और दुर्जेय मतलब दुर्जेय, तो इसका अर्थ यहाँ पे इससे नहीं लिया जाएगा, इसलिए इसका मित्रों दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब जो वस्तु कठिनाई से अपने को प्राप्त होती है उसको कहा जाता है दुर्लभ। मित्रों, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है विषधर, लूला लंगड़ा, दुर्वासा और सूर्योदय। तो साथियों, राइट आंसर बताइए 5वें प्रश्न का। मित्रों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बहुत ही 30 प्रश्न बहुत ही जल्दी मैं करा दूंगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है सूर्योदय। तत्पुरुष समास का उदाहरण है, देखिए, सूर्य का उदय। ठीक है, तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास है। विषधर में ये विष को धारण करने वाला ये बहुब्रीहि समास हो गया। दुर्वासा में भी बहुब्रीहि समास है। लूला लंगड़ा में कर्मधारय समास है। चौथा विकल्प सही है मित्रों, इसमें तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 6वां प्रश्न है, नीम का तत्सम रूप क्या है? निम्बक, निम्बिका, निम्ब और निम्ब। तो प्रश्न थोड़ा लॉजिकल लग सकता है आपको, है भी लॉजिकल, तो इसका बड़े ही आसानी से आप इसका उत्तर दीजिए। मित्रों, इसका जो वास्तव में सही उत्तर आता है वो है निम्ब। निम्ब शब्द तो है तत्सम और निम्ब शब्द है तद्भव। देखो, ये निम्ब ये लिखा हुआ है, ये गलत है, इसमें छोटी की मात्रा ही आती है निम्ब में, इसलिए इसका तीसरा ही विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न आता है, विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है? तो विकल्प आपके सामने है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है। मर्सन का कोमल, उन्मूलन का रोपण, आबाद का बर्बाद और अभिज्ञ का अनभिज्ञ। तो साथियों, इसका राइट आंसर आता है मर्सन का कोमल। ये विलोम युग्म नहीं है, क्योंकि कठोर का कोमल होता है, उन्मूलन का रोपण ही होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है और आबाद का बर्बाद ही होता है। तो यहाँ पे मित्रों प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखेंगे। स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है जिसमें स उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। सोदाहरण, सहानुभूति, सोल्लास और शहीद। तो ये बताइए साथियों कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें स उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो साथियों, इसका सही आंसर आता है सहानुभूति में
सह उपसर्ग नहीं है बल्कि स है, ठीक है। सह प्लस अनुभूति होता है, तो मित्रों इसमें स उपसर्ग नहीं है, जबकि सह प्लस उदाहरण, सह प्लस उल्लास, सह प्लस हित होता है, लेकिन सह प्लस अनुभूति इसमें स नहीं है, स है हल वाला भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। सर्वनाम का प्रकार नहीं है पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए। साथियों सभी को पता होगा पुरुषवाचक भी सर्वनाम होता है, निजवाचक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, अतः इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। तो लुहार का लोहा प्लस आर, कसेरा का कांसा प्लस एरा, महत्व का महत्व प्लस तव और घुमाव का घूम प्लस आव। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा प्रत्यय और मूल शब्द का सही विभाजन नहीं हो रहा है। तो साथियों इसका जो सही आंसर आता है वो है घुमाव, ठीक है। घूमना प्लस आव बराबर घुमाव होता है, न कि घूम प्लस आव घुमाव होता है। तो मित्रों ये सही विभाजन नहीं है, जबकि जो विकल्प दिए हैं ऊपर वाले ये सभी सही तरह से विभाजित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर चौथा मित्रों सही रहेगा प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है साथियों, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तो आपको ये देखना है कि तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। सूरज, सुर, खेत और सूत्र। तो साथियों इसका भी आपको राइट आंसर बताना है। आशा है मित्रों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। 30 प्रश्न आप देखकर देखना, बहुत अच्छी जानकारी आपको इसमें से मिलने वाली है। तो साथियों इसका राइट आंसर है सूत्र, ठीक है। सूत्र शब्द यहाँ पे तत्सम है, जबकि जो सूरज है, खेत है, सुर है, ये यहाँ पर तीनों विकल्प, ये जो पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प है, ये तद्भव के शब्द है। तो यहाँ पे तत्सम पूछा है, इसलिए आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? चौथा। मित्रों प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12वां प्रश्न आता है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? आपको ये देखना है कि ये जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा रहेगा। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, मोहन बाजार गया किंतु सोहन नहीं। तो साथियों ये देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो साथियों इसके जो दूसरा विकल्प है वो सही है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यहाँ पे की से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। बाकी के जो विकल्प दिए हैं ये मिश्र वाक्य के उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न है, निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, मीना जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, गीता ने खाया और सो गई, वह खाना खाकर सो गया। तो साथियों ये देखना है आपको कि ऐसा कौन सा वाक्य है जो संयुक्त है। मित्रों इसका तीसरा विकल्प सही है, गीता ने खाना खाया और सो गई। देखिए और शब्द से 2 अलग अलग वाक्य अलग हो रहे हैं, इसलिए इसमें संयुक्त वाक्य है। और वह खाना खाकर सो गया, ये तो संयुक्त वाक्य में आएगा ही नहीं। मीना जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, ये मिश्र वाक्य में आएगा, ये भी मिश्र वाक्य में आएगा। मित्रों यहाँ तीसरा ही विकल्प सही है प्रश्न नंबर 13 में। 14वां प्रश्न देखेंगे, संयुक्त वाक्य किस विकल्प में नहीं है? नहीं है, ठीक है। मैं वहाँ गया लेकिन वह नहीं आई। कौन नहीं आई? मुझे नहीं पता। राम और सीता वन को गए, मोहन ने बांसुरी बजाई और राधा नाची, यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता। तो आपको इसमें ये देखना है कि कौन सा विकल्प है जिसमें संयुक्त वाक्य नहीं है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा विकल्प, राम और सीता वन को गए। हालांकि यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, ये भी मिश्र वाक्य का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर भी चौथा विकल्प भी सही माना जाएगा। और राम और सीता वन को गए, ये भी सरल वाक्य का उदाहरण है, ये संयुक्त का नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर 2 कर्ता एक साथ एक ही क्रिया करते हो तो वहाँ पर सरल वाक्य होता है, न कि संयुक्त। जैसे राम और सीता 2 कर्ता है, हालांकि और शब्द आ रहा है, इसका मतलब यूँ नहीं ये संयुक्त है। यहाँ पर दोनों के द्वारा क्या क्रिया की गई कि वन को गए थे, इसलिए इसमें संयुक्त वाक्य न होकर सरल वाक्य है। और यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, तो इसमें भी दोस्तों संयुक्त वाक्य नहीं है, इसमें भी मिश्र वाक्य का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखेंगे।
15वां प्रश्न है, जाके पाँव न फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई का अर्थ क्या होता है? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना या पैरों में बिवाई फटने से दर्द का होना। तो साथियों इसमें भी आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। मित्रों इसमें प्रथम विकल्प सही रहेगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। इसलिए कहा गया है कि जाके पाँव न फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। मित्रों प्रथम विकल्प सही है। अब शिक्षण विधियों के प्रश्न आने वाले हैं 16वें से। 16वां प्रश्न है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर और विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो साथियों इसका जो सही आंसर आता है वो है प्रथम विकल्प, विशिष्ट से सामान्य की ओर में आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। तो मित्रों ये आगमन विधि का सूत्र है और जबकि ये दूसरा निगमन विधि का सूत्र है। यहाँ आगमन का पूछा है तो प्रथम विकल्प। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न कैसे होने चाहिए? लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। तो मित्रों इजी प्रश्न आपको लगा होगा और इजी ही प्रश्न है ये। अगर आपको मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखनी है तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाने चाहिए आपके जो पेपर होता है उसमें। तो यहाँ पे मित्रों तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है तो इसमें कोई पक्षता नहीं कर सकता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखेंगे। मित्रों 18वां प्रश्न है, साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? जो साहचर्य विधि है उसका जनक या आविष्कार पूछ रहा है, हर्बर्ट ने, मोंटेसरी ने, हंटर ने या डेविड ने। तो साथियों इसका जो सही आंसर आता है प्रश्न नंबर 18 का वो है दूसरा विकल्प, मोंटेसरी ने साहचर्य विधि का आविष्कार किया था। किसके द्वारा साहचर्य विधि दी गई थी? मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा। 19वां प्रश्न देखेंगे, शिक्षक की क्रिया संबंधित है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, मौन वाचन। पर्सनल शिक्षक इनमें से कौन सी क्रिया करता है आपको ये देखना है मित्रों इसमें। तो साथियों इसका सही आंसर आता है आदर्श वाचन शिक्षक की क्रिया से संबंधित है, जबकि अनुकरण वाचन छात्र करता है, समवेत वाचन सभी करते हैं तो उसमें छात्र भी होता है और मौन वाचन छात्र ही करता है। तो मित्रों इसलिए इसका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे साथियों। 20वां प्रश्न है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? रंगमंच प्रणाली, कक्षाभिनय प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। तो साथियों 20वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो आता है कक्षाभिनय प्रणाली। ठीक है, नाटक शिक्षण की सबसे बेस्ट और उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? कक्षाभिनय प्रणाली को ही सर्वश्रेष्ठ विधि नाटक शिक्षण की माना गया है, क्योंकि इसमें जो शिक्षण कार्य है वो भी बाधित नहीं होता है, व्यय भी कम होता है और बच्चों में अभिनय कला का विकास भी हो जाता है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 21 आता है साथियों, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? सभी को पता होगा, रेमांड के द्वारा, ब्लूम के द्वारा, पेस्टोलॉजी के द्वारा या टिपिनन के द्वारा। तो साथियों आशा है ये आंसर तो आप सभी सही बताओगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये भी सही नहीं होता है तो फिर मज़ा नहीं आएगा यार। तो साथियों सभी को जैसा कि जानकारी होगी कि मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में B.S. ब्लूम के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। किसके द्वारा? B.S. ब्लूम या बेंजामिन ब्लूम भी आप इसको कह सकते हो। तो इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों, 22वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है, परिचर्चा, चर्चा, उदाहरण और प्रत्युदाहरण। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए मित्रों। इसका सही आंसर आता है परिचर्चा। ठीक है, परिचर्चा व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं होता है, जबकि चर्चा होती है उसमें उदाहरण पूछे जाते हैं, उसमें प्रत्युदाहरण भी दिए जाते हैं, लेकिन परिचर्चा उसमें नहीं होती है। तो यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। 23वां प्रश्न है, इस कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है, श्रवण में, लेखन में, पठन में और भाषण में। तो वर्तनी को अधिक महत्व किस में देंगे मित्रों? लेखन में ही देंगे। दूसरा ही विकल्प सही रहेगा, क्योंकि बोलने में तो अपन बोल देते हैं, लेकिन लिखने में बिल्कुल शुद्ध रूप से आप वर्तनी को आपको लिखना पड़ता है, इसलिए इसका लेखन ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 23 में। 24वां प्रश्न देखेंगे, काठिन्य निवारण की सुकराती विधि है प्रश्नोत्तर विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि। तो जो सुकरात ने दी है काठिन्य निवारण करने के लिए विधि, उसको यहाँ पे आपको बताना है मित्रों। यहाँ पे जो सही आंसर है वो आता है
प्रश्न नंबर 24 में प्रथम विकल्प प्रश्नोत्तर विधि काठिन्य निवारण की सुकराती विधि है, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सुकरात के द्वारा, इसलिए इसका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, बार बार रटने की विधि है अव्याकृत विधि, परायण विधि, व्याख्या विधि और सूत्र विधि। तो साथियों इसका सही आंसर बताइए। मित्रों इसका सही आंसर है परायण विधि बार बार रटने की विधि कहलाती है। इसमें कंठस्थीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। विशेष रूप से ये संस्कृत की टीचिंग मेथड है, लेकिन ये हिंदी में भी इसका प्रश्न आ सकता है। तो मित्रों यहाँ दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। 26वां प्रश्न है, काठिन्य निवारण विशेष बल दिया जाता है नाटक शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में या व्याकरण शिक्षण में। तो काठिन्य निवारण पर विशेष बल किसमें देंगे? मित्रों काठिन्य निवारण पर विशेष बल गद्य शिक्षण में दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर सकते हो अगर चाहो तो, आपकी मर्जी है, कोई यूं नहीं है कि आप इसको नोट करो ही। दूसरा विकल्प सही है मित्रों, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन में, सत्रांत में, सत्र के प्रारंभ में या कभी नहीं। तो जो फॉर्मेटिव और सेमेटिव असेसमेंट है वो सीसी का ही प्रकार है, सतत मूल्यांकन में ही, सतत मूल्यांकन के रूप में वो किया जाता है, इसलिए इसका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। साथियों 28वां प्रश्न है, ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? ध्वन्यात्मक विधि किसने दी थी? मॉरिसन ने, माइकल सेमर ने, डेविड ने या बोसिंग ने। तो साथियों 28वां प्रश्न का जो सही आंसर आता है वो है माइकल सेमर के द्वारा ध्वन्यात्मक विधि का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा? माइकल सेमर के द्वारा। हर कोई इन चीज़ों को बताता नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपको सभी चीज़ें यहाँ पर इस चैनल पे 100% जरूर मिल जाएगी। साथियों दूसरा विकल्प सही है। तो प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, कविता का मुख्य लक्षण क्या है? शब्द भंडार में वृद्धि करना, कविता का सरलार्थ बताना, उच्चारण दोषों को सुधारना और भाव व रसानुभूति कराना। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है भावगत रसानुभूति कराना कविता शिक्षण का मुख्य लक्षण होता है, क्योंकि जो उसके भाव है उसकी ही तो रसानुभूति कविता के अंतर्गत की जाती है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। और मित्रों आज का अंतिम प्रश्न बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि आप यार एक छोटा सा लाइक कर दिया करो वीडियो को, मुझे इससे एक प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने में, मुझे अच्छा लगता है, तो बिल्कुल आप लाइक करना नहीं भूला करो यार। प्रश्न नंबर 30वां देखते हैं। तो 30वां प्रश्न है, लास्ट व्याख्यान विधि का अन्य नाम क्या है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रवचन विधि या भाषा वैज्ञानिक विधि। तो साथियों बिल्कुल कम समय में ही मैंने आपके 30 प्रश्न यहाँ पे करा दिए हैं। लास्ट प्रश्न का जो आंसर है वो है प्रवचन विधि। व्याख्यान विधि का दूसरा अन्य नाम किस नाम से भी इसको जाना जाता है? प्रवचन विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। SST की क्लास सुबह 8 बजे आएगी, उसको जरूर देखिए, जरूर से जरूर। वो भी RBSC की बुक से जो क्लास बिल्कुल उसमें से भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं। तो मित्रों आशा है आप ऐसे ही आगे भी सहयोग करेंगे। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।